नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः हमारी क्लास में स्वागत है। इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स विद डॉक्टर वीके सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मांग की लोच की श्रेणियां या कोटियां के बारे में पढ़ेंगे। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच क्या होती है और मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जाना। तो आज हम मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ेंगे। यदि आपको मांग की लोच की श्रेणियां मालूम पड़ जाए तो आप उनको मापने की जो तरीके हैं उसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी लोच है। अतः हम मांग की लोच पढ़ने जा रहे हैं, मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ने जा रहे हैं। तो मांग की लोच की श्रेणियां को हमने तीन भागों में बांटा है। मांग की लोच की श्रेणियों को हमने तीन भागों में बांटा है। जैसे मांग की लोच के तीन प्रकार है, वैसे ही मांग की लोच की श्रेणियों को भी हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, दूसरा मांग की आय लोच की श्रेणियां और तीसरा मांग की आड़ी या तिरछी लोच की श्रेणियां। तो पहला हम पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। कि जो मांग की कीमत लोच है उसको उसके अंतर्गत कितनी श्रेणियां होती है, उसकी श्रेणियों के कितने प्रकार है। तो यहां पर मांग की कीमत लोच की पांच श्रेणियां हैं। और ये पांच श्रेणियां कौन सी है? पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग। अब हम एक एक को यहां पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सारांश में मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। सबसे पहली है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग को हम अनंत मांग भी कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन, न के बराबर परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होता है तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। इसी तरह पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग जब किसी वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग को हम ईडी इज इक्वल इंफिनिट, अनंत, और पूर्णतया बेलोचदार ईडी इज इक्वल टू 0। तीसरी हमारी मांग की लोच है इकाई से अधिक। जब हम इकाई से अधिक लोचदार मांग की बात करते हैं तो वहां पर जब किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उससे अधिक परिवर्तन उसकी मांग में होता है तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इकाई से कम लोचदार मांग, इसका उल्टा हो जाएगा। जब किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उससे कम परिवर्तन उसकी मांग में होता है तो उसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। और अंत में इकाई के बराबर लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है उतना का उतना परिवर्तन यदि उसकी मांग में भी होता है तो उसे हम एक मांग या इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। ईडी इज इक्वल टू 1। तो ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हैं। जो मांग की कीमत लोच है उसमें 5 प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग और इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसका मैं आगे इसको अच्छी तरीके से डायग्राम के द्वारा 500 श्रेणियों को
पढ़ाऊंगा और आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी केवल मैंने इसका सामान्य अर्थ आपको बताया है और 12वीं और 11वीं जो क्लास है उसमें केवल मांग की कीमत लोच की श्रेणियां ही है, तो हम इसके बारे में ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको मांग की जो आय लोच की श्रेणियां हैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं और मांग की आड़ी या तिरछी लोच की श्रेणियां हैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो अब हम देख रहे हैं मांग की आय लोच की श्रेणियां। अब आय लोच की श्रेणियां यहां पर ऐसे तो 5 ही है, लेकिन इन्होंने 3 भागों में बताया है। सबसे पहला है धनात्मक आय की लोच। धनात्मक आय की लोच जो होती है वो सामान्य वस्तुओं में होती है। जैसा कि हमने आय प्रभाव पढ़ा था, मांग के नियम के लागू होने के कारण में हमने आय प्रभाव को पढ़ा था। तो आय प्रभाव 2 तरीके से होता है, एक तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में और एक गिफिन या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में। तो जो यहां पर धनात्मक आय की लोच है वो सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में होती है। वहां पर 3 प्रकार की लोच की श्रेणियां हैं, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर। अब यहां पर वही बात होगी, वही आएगी कि जितना परिवर्तन आय में होता है उससे अधिक परिवर्तन यदि मांग में हो रहा है तो इकाई से अधिक, जितना परिवर्तन आय में हो रहा है उससे कम परिवर्तन मांग में हो रहा है तो इकाई से कम, और जितना परिवर्तन आय में हो रहा है उतना का उतना परिवर्तन उस वस्तु की मांग में हो रहा है तो इकाई के बराबर। ऋणात्मक आय लोच, यह घटिया वस्तु के संदर्भ में, विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में, निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में होता है। इट्स रिलेटेड टू इंफेरियर गुड्स। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो घटिया वस्तुओं की मांग घट जाती है और उपभोक्ता की आय घटती है तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये जो ऋणात्मक आय लोच होती है वो घटिया वस्तुओं के संदर्भ में होती है, वहां पर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और शून्य आय की लोच, मतलब वही कह सकते हैं पूर्णतया बेलोचदार एक प्रकार से। शून्य, जब किसी वस्तु की यहां पर कीमत में हमने बताया था कि परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे के वैसे यहां पर भी है शून्य आय लोच। जब ऐसी कुछ वस्तु होती है जो अनिवार्य होती है, जो अत्यंत ही आवश्यक होती है, तो वहां पर जैसे हम नमक का उदाहरण ले लेते हैं या कोई अति आवश्यक दवाइयां, अत्यंत ही आवश्यक दवाइयां है, तो वहां पर उपभोक्ता की आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो मांग है वो उतनी ही रहेगी, अर्थात उसमें कोई मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे शून्य आय लोच कहते हैं। अर्थात उसकी आय का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं मांग की आड़ी या तिरछी लोच की श्रेणियां। तो यहां पर 3 प्रकार की श्रेणियां बताई गई है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक प्रतिस्थापन वस्तुओं में होती है, वही जैसे हमने प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में पढ़ा है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जाती है, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय, कॉपी, पेन, पेंसिल, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो वहां पर जो प्रभाव होता है प्रतिस्थापन वस्तुओं में वो धनात्मक होता है। तो यहां पर जो धनात्मक प्रभाव है वो प्रतिस्थापन वस्तुओं में होता है, क्योंकि यहां पर हम संबंधित वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, आड़ी और तिरछी मांग की लोच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां प्रतिस्थापन वस्तुओं में धनात्मक प्रभाव होता है। चाय की मांग का अध्ययन कर रहे हैं और कॉफी की कीमत में ऊपर नीचे होता है, कॉफी की कीमत बढ़ गई तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी, कॉफी की कीमत घट गई तो चाय की मांग भी घट जाएगी। ये होता है धनात्मक प्रभाव। ऋणात्मक पूरक वस्तुओं में, वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कार और पेट्रोल, तो यहां पर ऋणात्मक संबंध होता है। यदि पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो कार की मांग घट जाएगी, पेट्रोल के भाव घट गए तो कार की मांग बढ़ जाएगी, तो यहां ऋणात्मक प्रभाव होता है। फिर शून्य, शून्य का मतलब जहां ऐसी वस्तुएं जो असंबंधित है, जैसे कार और किताब है, कार और नमक है, इस तरीके से हम यदि उदाहरण लेते हैं तो उसका कोई उससे कोई कनेक्शन नहीं है, असंबंधित है।
कोई रिलेशन नहीं है और इस प्रकार की वस्तुओं में शून्य लोच होती है। तो इस तरीके से आपने मांग की लोच की श्रेणियां, तीनों ही हमारी मांग की लोच है उसमें देखा कि कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं। इसी तरह आय लोच की भी 3 है, लेकिन ऐसे मिलाए तो 5 है। और अंत में आड़ी या तिरछी लोच है, उसकी 3 श्रेणियां हैं। तो ये आपने पढ़ा। अब हम आगे जो हमारा हमारे सिलेबस में जो है उसका हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां।